नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे, जहां यूपी कैबिनेट की आज अहम बैठक शाम 4 बजे होगी। कैबिनेट की बैठक, सीएम योगी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। लोक भवन में होगी यूपी कैबिनेट की बैठक। विदेश से लौटे मंत्रियों की रिपोर्ट भी देखेंगे सीएम। तो जीआईएस 2023 को लेकर विदेश भ्रमण पर गए थे मंत्री, और अब उन मंत्रियों की रिपोर्ट कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ देखते हुए नजर आएंगे। तो कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे ये बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो कैबिनेट की बैठक बेहद महत्वपूर्ण, शाम 4 बजे ये बैठक होनी है। सबकी नजर है कि इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। क्योंकि देखिए, कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए जाते हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास की गति को, पहिए को आगे बढ़ाती है, और कहीं ना कहीं नजर है कि आखिर किन किन प्रस्तावों को आज पेश किया जाएगा। हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, आज जिस तरह से कैबिनेट की बैठक है शाम 4 बजे, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है, और इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे जो पेश किए जाएंगे? एसके, तो एसके से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये 4 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो जीआईएस 2023 को लेकर जहां मंत्री विदेश भ्रमण पर थे, और लगातार जीआईएस 2023 को लेकर तमाम वो एमओयू जो साइन हुए हैं विदेशों में, और किस तरह का क्या कुछ विदेशों में काम रहा, और उसकी रिपोर्ट भी पेश करेंगे। तो लोक भवन में यूपी कैबिनेट की ये बैठक होने वाली है शाम 4 बजे। सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो सभी मंत्री अपने विदेश दौरे की रिपोर्ट कार्ड देंगे, किस तरह से वहां पर रिस्पांस रहा लोगों का। और देखिए, कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 होने वाला है उत्तर प्रदेश में, विदेशों से आने वाले निवेशकों के लिए ये महत्वपूर्ण तो लोक भवन में यूपी कैबिनेट की ये बैठक शाम 4 बजे ये बैठक होगी। विदेश से लौटे मंत्रियों की रिपोर्ट भी देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, चूंकि आज कैबिनेट की बैठक है और हर किसी की नजर है कि इस कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं और कौन कौन से प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए, जीआईएस 2023 को लेकर जिस तरह विदेश दौरे पर मंत्री थे, उसकी रिपोर्ट भी आज पेश की जाएगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज यूपी कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास 5 कालीदास मार्ग पर होगी, जिसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर फोकस करने की कोशिश होगी। खास तौर पर कोरोना काल को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस हों, और जहां पर भी जो उपकरण की कमी है उनको पूरा किया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह ही टीम 9 की बैठक में अफसरों को निर्देशित किया है कि पूरी तरीके से सतर्कता बरतें। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई भी केस ऐसा नहीं पाया गया है जिसमें कोई नया वेरिएंट मिला हो। तो निश्चित तौर पर इससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव, जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कैबिनेट में फैसला लिया जा सकता है। हालांकि अगर हम देखें तो पीडब्ल्यूडी के भी कुछ प्रस्ताव है जिससे जुड़ा हुआ फैसला आज यूपी कैबिनेट की बैठक में हो सकता है। साथ ही साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े हुए प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। तो कई विभाग हैं जिसमें चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, साथ ही साथ नगर विकास, और इसके अलावा जिन पर आज यूपी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। ये बैठक शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास 5 कालीदास मार्ग पर होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सभी कैबिनेट मंत्री और मंत्री पर प्रभार मौजूद रहेंगे। हालांकि शाम 4 बजे से 4:30 बजे तक ये बैठक होगी, जिसके बाद 4:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
विदेश दौरे से लौटे मंत्री समूहों के साथ प्रेजेंटेशन को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन होगा जिसमें जो भी मंत्री बाहर से लौटे हैं अब तक की उनकी प्रगति क्या है, किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया गया है, अब तक की विदेश की स्थिति क्या है, बाहर गए तो उसका फीडबैक क्या रहा, और जो 10 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य है उसके सापेक्ष में अब तक क्या हुआ। तो बहुत सारे विषयों को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूसरी बैठक शाम 4:30 बजे से होगी। तो निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण 2 बैठकें हैं जो कि लगातार शाम 4 बजे से मुख्यमंत्री आवास पार्क कालीदास मार्ग पर होंगी। जी ठीक है, इसके बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को देने के लिए। आप बढ़ेंगे आगे। विदेश दौरे को लेकर सीएम योगी के सामने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद आज प्रेजेंटेशन देंगे। तो वहीं प्रेजेंटेशन से पहले डॉक्टर संजय निषाद ने न्यूज़ 1 इंडिया के साथ खास बातचीत की है, वो आपको दिखाते हैं। साथ हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। सर, आप बाहर गए थे, किस तरीके की चीजें आपने वहां देखी, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। और भारत सारे जहां से हिंदुस्तान अच्छा हमारा है, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को जो लेके हम लोगों ने किया, भारत के और उत्तर प्रदेश के जो गुड गवर्नेंस है इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। और उसकी वजह से जो देश छोड़कर दूसरे देशों में अपना हमारे भारतीय लोग गए थे, उनको पहले सबसे बड़ा गर्व है कि वो खुद अब इस गौरवान्वित महसूस करें कि हम लोग खुद अपने भारत में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उनके साथ दूसरे भी जो इंडस्ट्रीज हैं वो आने के लिए तैयार, जो फिशरी सेक्टर हो, डेयरी सेक्टर हो, और एग्रीकल्चर का हो, आईटी हो, चाहे इंडस्ट्री का हो, किसी भी क्षेत्र के सब बहुत ढेर सारे लोग, और सभी लोगों ने वादा किया कि वो हम लोग आएंगे फरवरी में, और हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे, हम ऊपर साइन करेंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे। कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में कर रहा है जहां आप गए थे? देखिए, अभी तो फिलहाल जैसे हम ब्राज़ील गए, ब्राज़ील में गिरी गाय है जो हमारे भारत से गई, और वहाँ क्लोन उसका तैयार करके वहाँ सबसे उत्तम किस्म की गाय बनाकर वहाँ ज़्यादा, तो वो लोग बहुत अपने को गौरव थे जिस देश से हम गाय लाए और इस देश में उसे क्लोन स्थापित करके हम दुनिया में से, तो वो सारे लोग यहाँ भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। जो मंत्री समूह विदेश गए थे वो आज अपना पूरा ब्यौरा मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। और वो तैयार हैं। हम लोगों ने जहाँ जहाँ गए थे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और मैक्सिको सिटी, और हम लोगों ने जिन जिन कंपनियों से प्रेजेंटेशन उनका देखा था और अपना प्रेजेंटेशन उन्हें दिया था, और जिन लोगों ने हमें टेंटेटिव एमओयू पर जो उन्होंने साइन किया है, तो ऐसे सभी प्रेजेंटेशन हम लोग तैयार कर रखे हैं। हमारे जो माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे हमारे साथ, हमारे और एसीएस थे रजनीश दुबे, मनोज जी और संजय भोसले, तो ये सारे लोगों ने मिलकर हम लोगों ने तैयार कर रखा, और हम लोग शाम को जब भी प्रेजेंटेशन होगा देंगे। बता रहे हैं कि हम अर्जेंटीना, मैक्सिको और ब्राजील के दौरे पर गए थे जहां हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कोरोना को लेकर टीम 9 की हुई बैठक। लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। सीएम योगी ने प्रदेश में कोरोना के हालातों की जानकारी दी। बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। सीएम योगी ने कोरोना को लेकर कई निर्देश भी दिए हैं। लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। टीम 9 की ये बैठक थी जहां कोरोना को लेकर समीक्षा करते हुए नजर आए। सीएम योगी ने प्रदेश में कोरोना के हालातों की जानकारी ली। बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। तो सीएम योगी ने कोरोना को लेकर तमाम दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो कोरोना को लेकर टीम 9 की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण। लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जहां क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं इसकी भी समीक्षा की गई, क्या हालात हैं इसका जायजा लिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। तो सीएम योगी ने कोरोना को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो ट्रिपल टी का मॉडल भी फॉलो करने को कहा है। इसके साथ ही साथ
अस्पतालों को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। तो कोरोना को लेकर सीएम योगी के निर्देश, मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक करें, ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट पर नजर रखें। इसके साथ ही हर पॉजिटिव केस की कराए जीनोम सीक्वेंसिंग। तो वहीं एएनएम और आशा बहनों का सहयोग ले, आईसीसी को करे एक्टिव। तो कोरोना को लेकर बरते सावधानियां, इसके निर्देश। तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम को एक्टिव करें। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग बेहतर समन्वय के साथ तैयारी करे। तो दैनिक टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। तो बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी होगी, इसके भी निर्देश। कोरोना को लेकर हुई बैठक के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या मुख्यमंत्री की बैठक में सब क्या रहा, क्या करने जा रहे हैं? अभी हमने पूरी बात बताई है आपको। कोविड को लेकर के हम सतर्कता बरत रहे हैं और कोविड गाइडलाइन का अनुपालन कर रहे हैं। तो सर वो जो कोरोना काल की व्यवस्थाएं थी फिर से उनको सब लागू करेंगे, सब लागू करेंगे, पलटी को केंद्र सरकार ने भी कहा कि आप लागू करें। सब लागू करेंगे। जो चीजें थी 3 केसेस आए वो कह रहे हैं सही हो गए वो हैं। सही हो गए, अपने घर चले गए दुरुस्त। क्या कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर राज्य सरकार सतर्क हो गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। इस दौरान कोरोना की तैयारियों को लेकर सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आपको वो भी दिखाते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह। सर, मुख्यमंत्री की बैठक थी, क्या चीजें महत्वपूर्ण रही हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले ये एडवाइजरी जारी की जाएगी कि सार्वजनिक स्थलों पे लोग अधिक से अधिक मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि प्रिवेंटेशन बहुत ज़रूरी रहता है। और इसके साथ साथ हमारे सभी जनपदों के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें बेड रिजर्व किए जाएं। और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन के जो प्लांट्स विगत 2 वर्षों में लगे हैं, उनका भी रख रखाव पूरी तरीके से करके तैयारी हम लोग पूरी रखेंगे। और इसमें 1-2 दिन के अंदर ही हम लोग बिल्कुल एकदम जैसे पहले जिस तरह की तैयारी थी, पूरी तैयारी हम लोग सुनिश्चित कर लेंगे। प्रधानमंत्री जी भी आज बैठक कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी बैठक की है। जो ट्रिपल टी का फॉर्मूला था, जो केंद्रीय पत्र आया है सभी राज्यों को, तो ये भी कहा गया कि ट्रिपल टी का फॉर्मूला जो उत्तर प्रदेश का था वो फिर से लागू किया जाए। बिल्कुल, वो पूरी तरीके से लागू रहेगा। जो बस अड्डे हैं, जो हवाई अड्डे हैं, वहां पर किस तरीके से सतर्कता बरतें? विशेष ध्यान वहाँ पे जो लोग रहेंगे वहाँ पे यही एडवाइजरी जारी की जा रही है कि एक सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से वहाँ पे। जो जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर बात थी कि जो मरीज नए आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मरीज नाम मात्र बचे हैं, तो माना जाए कि अब जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराएंगे जो नए मरीज आएंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पे उसमें होगा। और अभी तक भारत में केवल 3 मरीज मिले हैं और मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा उससे फैलाने की कोई वो हो पाए, क्योंकि वो तीनों मरीज जो है ठीक होकर घर जा चुके हैं। एक उड़ीसा में और 2 और कहीं के थे, तो वो बिल्कुल एकदम ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो अभी कोई ऐसा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें नियंत्रण में हैं। कोविड लेवल 1, 2, 3 के जो बेड्स आपने पहले आरक्षित किए थे, तो वो व्यवस्थाएं अभी से सुनिश्चित कर रहे हैं? बिल्कुल, उसकी तैयारी हम लोग आज से ही शुरू कर देंगे। ये हैं उत्तर प्रदेश के चिकित्सा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, जो बता रहे हैं कि हम पूरी व्यवस्थाओं को पहले की तरह सुनिश्चित कर रहे हैं। हालांकि देश में 3 मरीज पाए गए हैं, तीनों ठीक होकर जा चुके हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार हर सावधानी बरत रही है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया। अब खबर आगरा से है, जहां ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 का डर। आगरा में कोरोना संक्रमण को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। ताजमहल आने वाले विदेशी पर्यटकों की होगी जो जीनोम सीक्वेंस। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों पर भी रहेगी निगरानी। 31 दिसंबर को होने वाली भीड़ को लेकर ऑनलाइन टिकट लेने की अपील की गई है। तो ताजमहल आने वाले विदेशी पर्यटकों की होगी निगरानी। इसके साथ ही आपको बता दें कि ताजमहल आने वाले विदेशी पर्यटकों की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। तो दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का पर भी निगरानी रखी जाएगी। 31 दिसंबर को होने वाली भीड़ को लेकर भी ऑनलाइन टिकट लेने की अपील की गई है। तो देखिए, अब जिस तरह से नए वेरिएंट को लेकर डर बढ़ गया है, अब सतर्कता भी बढ़ती जा रही है और लगातार दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। चूंकि ताजमहल में लगातार हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक और अलग अलग राज्यों से पर्यटक आते हैं ताजमहल को निहारने, और इस दौरान कहीं ना कहीं वहां पर
जो कोरोना का वेरिएंट नया आया है उसे लेकर अब सतर्कता बरतने की बात कही जा रही है। टोकन का वैलिडेशन सिर्फ टर्नस्टाइल के माध्यम से हो सकता है, लेकिन भीड़ के दिनों में हम एडिशनल लाइन वैलिडेशन के लिए लगाते हैं और मोबाइल स्कैनर जो है उससे हम टिकट को वैलिडेट करते हैं। तो बट वो टिकट हम टोकन को वैलिडेट नहीं कर सकते। वो टिकट जो ऑनलाइन टिकट आप लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो पेपर में हो या आपके मोबाइल में हो, उसी टिकट को हम वैलिडेट कर सकते हैं। तो जो भी पर्यटक इस वीकेंड में आ रहे हैं या इस छुट्टियों या इस त्योहारों के सीजन में आ रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि ऑनलाइन टिकट लेकर के आएँ, खास करके ताजमहल के लिए, ताकि उनका समय बचेगा। 1 से 1.5 घंटे का समय आसानी से वो बचा सकते हैं। यूपी नगर निकाय को लेकर आज फिर होगी सुनवाई। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में ये सुनवाई होगी। ओबीसी आरक्षण पर आएगा हाईकोर्ट का फैसला। चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर भी रोक है। तो देखिए, नगर निकाय को लेकर ये जो सुनवाई है वो आज एक बार फिर से होनी है। हाईकोर्ट में ये सुनवाई हो रही है और देखिए, इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो अधिसूचना जारी करने पर रोक हाईकोर्ट ने लगा रखी है कि जब तक कोई नतीजा नहीं आ जाता तब तक आप किसी भी तरह की तारीखों का ऐलान नहीं कर सकते। आपको बता दें, ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी और इसी जनहित याचिका को लेकर सुनवाई चल रही है। कल इसकी सुनवाई नहीं हुई थी, आज फिर एक बार सुनवाई होनी है। तो देखिए, लगातार सबकी नजर है कि आखिर जो फैसला है हाईकोर्ट की तरफ से वो क्या लिया जाता है। क्या जनहित याचिका डालने वाले याचिकाकर्ता के पक्ष में ये पूरी सुनवाई जाती है या फिर सरकार के पक्ष में ये सुनवाई जाती है। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, आरक्षण पर सवाल खड़े किए गए थे, जो लिस्ट बनाई गई थी उस पर सवाल खड़े किए गए थे। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आज एक बार फिर से सबकी नजर है कि आखिर हाईकोर्ट में सुनवाई होती है या नहीं होती है। अगर होती है तो क्या कुछ सुनवाई रहेगी, कब तक इसका पता चल पाएगा मनीष? देखिए, आपको बता दूं कि तीसरा दिन है जब लगातार सुनवाई जारी है। आपको बता दूं कि 20 तारीख को जब डेट हुई थी जिसमें हलफनामा ने अपना हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें साफ तौर पर बोला गया था कि 7 अप्रैल 2017 का जो आरक्षण का ओबीसी का जो सर्वे कराया गया था उसको आधार मान के ही हमने ये आरक्षण लागू किया है। उसी को आधार मनीष, आपसे जुड़ेंगे चूंकि आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है। आपसे दोबारा जुड़ेंगे और तमाम अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में आज एक बार फिर से सुनवाई है। लगातार 3 दिनों से सबकी नजर थी कि आखिर किस दिन इस पर सुनवाई होती है और देखिए, सुनवाई 2 दिनों से टल रही है और आज एक बार फिर से सबकी नजर है कि शायद आज हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हो सकती है और अगर सुनवाई होती है तो बड़ा फैसला भी इस पर आ सकता है। अगर ये फैसला जनहित याचिका डालने के पक्ष याचिकाकर्ता के पक्ष में आता है तो चुनाव टलने की संभावना भी है और अगर सरकार के पक्ष में आता है तो चुनाव होने की संभावना है। हालांकि इस पूरे मामले पर सुनवाई होती है या नहीं होती है ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर भी रोक लगी हुई है। जब तक कोई सही नतीजे सामने नहीं आ जाते, हाईकोर्ट की तरफ से फैसला नहीं लिया जा सकता, जब तक वहीं अवैध अतिक्रमण पर एक बार फिर नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर चला है, जहां सेक्टर 62 में अवैध मार्केट को ध्वस्त किया गया। दरअसल अथॉरिटी ने पहले नोटिस जारी कर जगह खाली करने के लिए कहा था, लेकिन नोटिस के बाद भी लोग मनमानी कर रहे थे और फ्रंट रोड पर गेट खोलकर कॉमर्शियल गतिविधि कर रहे थे। वहीं कार्रवाई के दौरान मार्केट संचालक और अथॉरिटी के कर्मचारियों के बीच नोकझोंक भी हुई है। तो नोएडा में एक बार फिर से गरजा नोएडा अथॉरिटी का ये बुलडोजर। नोएडा सेक्टर 62 में नोएडा अथॉरिटी का पीला पंजा लगातार देखने को मिला है। आप देखिए, तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से पीला पंजा नोएडा अथॉरिटी का लगातार चल रहा है। हालांकि इस बीच में विरोध भी आप देख सकते हैं किस तरीके से विरोध चल रहा है। हालांकि जो मिठास स्वीट्स जो बनी हुई थी, बेकरीज की जो मिठास बनी हुई थी, उस पर पीला पंजा चला दिया गया है। हालांकि देखा जा रहा है, जो जानकारी है कि सेक्टर 62 RN1 से लेकर जो आगे की जो मार्केट है वो पूरी तरीके से अवैध बनी हुई है, जो कि रेजिडेंशियल इलाके को
कॉमर्शियल गतिविधि लगातार चलाई जा रही थी। जो यहाँ पर ग्रीन बेल्ट की जमीन थी वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी कब्जा कर लिया गया था। अब नोएडा अथॉरिटी जो है इस पर कार्रवाई कर रही है। हालांकि कई बार इनको नोटिस दिए गए, लेकिन नोटिस देने के बाद भी ये अतिक्रमण नहीं हटाया गया। लेकिन अब जो नोएडा अथॉरिटी का जो पीला पंजा है वो लगातार जारी है। हालांकि बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। देखा जा रहा है कि 4 दीवारी नोएडा अथॉरिटी की तोड़कर इस रिहायशी इलाके को कॉमर्शियल गतिविधियां लगातार की जा रही थी। साफ तौर पर कई बार इनको नोटिस दिया गया, लेकिन नोटिस देने के बाद भी ये कॉमर्शियल जो गतिविधियां हैं उनको बंद नहीं किया गया। नोएडा अथॉरिटी नोटिस दे चुकी थी, लेकिन कार्रवाई करने के बाद, नोटिस देने के बाद, उसके बाद भी मनमानी जारी है। अब देखने वाली बात है यह है कि कार्रवाई क्या की जाएगी। नरेंद्र साथ में निशंत शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, नोएडा। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।